Welcome back guys. Let us discuss this question which came in AIEEE 2003. The number of integral terms in the expansion of, तो एक बाइनोमियल यहाँ पे हमको गिवन है, उसमें हमको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जनरली फ्रेम होता है नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स और नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। ठीक है, तो ये हमको एक बाइनोमियल गिवन है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाइनोमियल की जनरल टर्म। तो जनरल टर्म मैं यूज़ करूँगा एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन की, जिसकी जनरल टर्म को हम लिखते हैं आर प्लस वनथ टर्म, और उसकी हम फॉर्मूला होता है एन सी आर, सेकेंड टर्म रेस टू पावर आर, फर्स्ट टर्म रेस टू पावर एन माइनस आर। फर्स्ट टर्म इज एक्स, दैट इज √3, सेकेंड टर्म इज 8th root of 5, दैट इज y, एंड पावर इज 256, दैट इज n। तो इसकी जो जनरल टर्म लिखेंगे हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 256 सी आर। सेकेंड टर्म क्या है 5 रेज टू पावर 1/8 रेज टू पावर आर। मैं सेकेंड टर्म इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट में यहाँ जो आर आता है वो सेकेंड टर्म की पावर आर आता है। जैसे यहाँ देखिए एन सी आर वाई रेज टू पावर आर, और फर्स्ट टर्म जो होता है √3 उसकी पावर आएगा 256 माइनस आर। तो रिमेनिंग पावर यहाँ पे आती है। तो ये मैंने जनरल टर्म इसकी लिख ली, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। तो अब हमको निकालनी है टर्म, वो भी कौन सी, इंटीग्रल टर्म्स। तो उसके लिए अब हम कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जब भी हम जनरल टर्म लिखेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट को छोड़ के जो भी टर्म्स आएंगे, यहाँ पे जो भी 3, 4, 5 जो भी टर्म्स की पावर आएंगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स जनरेट कर लेंगे। इसको पावर 1/2 कर लेंगे, इसको 1/8 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। ये ध्यान रखिए जब हम इस तरह से पावर्स बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है हमको कि ये जो नंबर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नहीं है तो हम इस तरह से क्लबिंग करेंगे, अगर एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो भी हम लिखेंगे, ताकि हम प्राइम नंबर्स की पावर यहाँ पे जनरेट करेंगे। प्राइम नंबर्स की पावर क्यों, वो मैं थोड़ी सी देर में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में चलता हूँ। तो मैं इस जनरल टर्म को ऐसे लिख लूँगा। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको इंटीग्रल टर्म्स निकालनी है क्वेश्चन में। इंटीग्रल टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक बाइनोमियल कोफिशिएंट है, दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमको पता है ये हमेशा इंटीजर ही होता है, और एक ये पार्ट है। तो इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था कि पिछले केस में कि यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स रखेंगे, तो ये प्राइम नंबर्स की पावर है, ये हमको फ्रैक्शन में दिख रही है। तो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ कि प्राइम नंबर्स की पावर अगर फ्रैक्शन में होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स की पावर्स के ऊपर देखिए, अगर नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं तो अगर हम पावर फ्रैक्शन में लगाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस ऑफ नंबर्स है। फर्स्ट केस में आप नोटिस करेंगे 4 की पावर हाफ, 27 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/4, ये नंबर्स हमेशा क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे, ये हमेशा इंटीजर ही आएंगे। सेकंड टर्म में क्या है, ये इरेशनल नंबर्स आएंगे, तो ये इंटीजर कभी नहीं आएंगे। फ़र्क क्या है इनमें, कि फ़र्क यही यही है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये नहीं है। तो प्राइम नॉन प्राइम नंबर्स दोनों टाइप के होते हैं, जिसमें रैशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। लेकिन अगर प्राइम नंबर्स होंगे तो उनकी अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स की पावर्स बनाई, क्योंकि मैं फिर डिसाइड कर सकूँ कि ये टर्म्स हमेशा इरेशनल होंगी या नहीं होंगी। तो मैं कंडीशन यही लगाऊंगा कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो मुझे पता लग जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। इसीलिए मैं प्राइम नंबर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं नॉन प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रखता तो मैं कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता, मैं कंडीशन क्या लगाता, मैं कंडीशन नहीं लगा पाता। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इन पावर्स पे कि दीज एक्सपोनेंट्स और पावर्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये इंटीग्रल टर्म्स का क्वेश्चन है। तो ये नेगेटिव जो चीज़ है ये तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ होती है, ये कभी नेगेटिव होता भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस पावर को देखते हैं 256 माइनस r/2। तो अगर ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 256r मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, और ये पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब r मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमने लिख ली। और जो एक और कंडीशन है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे होती है, वो हमेशा लिखते हैं कि एन तभी डिफाइंड होता है जब r बिटवीन 0 to n होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा n है 256, तो r की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 256, मिनिमम होगी 0। तो अब यहाँ नोटिस करिए अगर r 0 से 256 के बीच में है तो 256 माइनस r तो पॉजिटिव ही होगा, और तो मतलब ये पावर भी पॉजिटिव होगी, ये पावर भी पॉजिटिव होगी। तो मैंने आपको बोला था ना नेगेटिव के लिए हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ से हम टेकन केयर ऑफ होता है। ठीक है, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट टेक केयर कर लेता है। अब मैं क्या है, मेरे को या तो मैं ये पार्ट सॉल्व करूँ, ये पार्ट सॉल्व करूँ। ये पार्ट सॉल्व करना ईजी है कि r डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, 0 से 256 में मुझे नंबर काउंट करने हैं कितने हैं। तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ, डिविजिबल बाय 8 सबसे छोटा नंबर होगा 0,
नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 8, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 16, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 24, फिर 32, इस तरह से नंबर्स हम काउंट करते जाएंगे। ये सारे आर की वैल्यूज़ हैं, तो ये डिफरेंट टर्म्स रिप्रेजेंट करता है। आर की वैल्यू लिख लेंगे तो डिफरेंट टर्म्स हमको मिलेंगे। अब या तो मैं ऐसे सारे आर की वैल्यूज़ लिख लूँ, लेकिन एग्जाम में मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो उसका एक फास्ट तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर है उसको 8 से डिवाइड करके देखो। अगर यहाँ पे इस केस में जो है 256, वो तो 8 का मल्टीपल ही है, 8 टाइम्स 32 है। अगर वो नहीं भी है तो उससे फिर हम जस्ट पहले का वो नंबर ले लेंगे जो उसका मल्टीपल है, फिर यहाँ से चेक कर लेंगे कि कितना टाइम्स ऑफ मल्टीपल है। ये 32 टाइम्स ऑफ 8 का मतलब है 8, ये 8 टाइम्स 1 है, और ये एक ये टर्म, तो ये जो बाकी टर्म्स हैं ये बीच में आएगी, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमको ये पता लग जाएगा यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। ये 8 टाइम्स 1 है, 8 टाइम्स 32 है, और एक टर्म है 0। तो तेरा टोटल 33 वैल्यूज़ ऑफ आर, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आर चाहिए, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ ऑफ आर होंगी उतनी वैल्यूज़ ऑफ उतनी ही टर्म्स यहाँ से हमको मिलेंगी। ठीक है, तो आर डिविजिबल बाय 8 के लिए 0 से 256 में देर आर 33 वैल्यूज़ ऑफ आर, इसका मतलब देर आर 33 टर्म्स। लेकिन अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि 256 माइनस आर भी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो देखिए 256 तो वैसे ही डिविजिबल बाई 2 है, क्योंकि दैट इज़ एन इवन नंबर। तो इसका मतलब आर की कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, जो डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं डिविजिबल बाई 2 देखूंगा तो काउंट करने में देर विल बी अराउंड 128 और 129 टर्म्स, बेसिकली इसकी हाफ। ठीक है, तो लेकिन मैं अब ये कर सकता हूँ कि आर हैज़ टू बी ए इवन नंबर। तो अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब ना तो ये पावर फ्रैक्शन में होगी ना ये पावर फ्रैक्शन में होगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब यहाँ से हम वो वैल्यूज़ लेंगे जो आर इवन नंबर होगी डिविजिबल बाय 8। तो जितने भी डिविजिबल बाय 8 नंबर्स होते हैं वो वैसे ही इवन नंबर होते हैं, तो इन दोनों से कंक्लूजन निकलेगा आर शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो वो कितनी टर्म्स हैं, वो है 33 वैल्यूज़ ऑफ आर। तो इसका मतलब टोटल आर की वैल्यूज़ हो गई 33। तो उन 33 टर्म्स के लिए वो टर्म्स क्या होंगी, इंटीग्रल टर्म्स। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो हमने इसमें ये सीखा कि इंटीग्रल टर्म्स निकालते हैं तो कंडीशंस क्या लगाते हैं। मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम प्राइम फैक्टर्स की पावर बनाते हैं, फिर पावर्स पे कंडीशन लगाते हैं कि वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए लगाते हैं आर डिविजिबल बाय 8, इस तरह से कंडीशन लगाते हैं। एक बाइनोमियल कोफिशिएंट पे कंडीशन लगाते हैं, फिर यहाँ से जितनी भी आर की वैल्यूज़ आती हैं उनको इन कंडीशन के साथ चेक करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आर हम निकाल लेते हैं। So this concludes the solution of this question, and thanks for watching this video.